वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 228 पेज पर देखिए, यद्वा यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्वं स्वतस्त्वं। ठीक है जी। तो स्वतो ग्राह्यत्व इसका लक्षण कल किया था। ठीक है। तो प्रामाण्य की उत्पत्ति भी स्वतः है और उसका ज्ञान भी स्वतः है। तो प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः है मतलब क्या है, इस बात को परसों बताया था। फिर उस प्रामाण्य में स्वतो ग्राह्यत्व कैसा है, इस बात का भी विचार कल किया। लक्षण किया था स्वतो ग्राह्यत्व का पिछले पेज पर, दोषाभावे सति यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्वम, ये लक्षण किया था। ठीक है जी। लक्षण को घटाया। फिर पूर्व पक्षी ने शंका की कि प्रामाण्य संशय की अनुपपत्ति होगी यदि इस प्रकार का स्वतो ग्राह्यत्व रहेगा, तो कि जिस सामग्री से प्रमात्व का ग्रहण हो रहा है, स्वाश्रय लक्षण क्या था, दोषाभावे सति स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व, स्व प्रमात्व, स्वाश्रय प्रमात्व का आश्रय प्रमा ज्ञान, वृत्ति वगैरह, वृत्ति ज्ञान वगैरह, और उसकी ग्राहक सामग्री जो है साक्षी, उसके द्वारा ही प्रामाण्य का ग्रह होता है। तो समझ लीजिए कोई प्रमा ज्ञान है, उसका ग्रह हुआ, प्रकाशन हुआ साक्षी से वृत्ति ज्ञान का, और उसी से प्रामाण्य का ग्रह हो रहा है, तो संशय कभी उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। ऐसा आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने। ठीक है ना, क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान जब हो जाता है तब संशय होता नहीं है, जबकि प्रमा ज्ञान के बारे में भी संशय दिखाई देता है, तो वो कैसा होगा, फिर उसकी अनुपत्ति हो जाएगी। ऐसा आरोप आया था। उसका उत्तर दिया कि यदि कहीं प्रमा ज्ञान में संशय होता है तो समझ लेना चाहिए कि संशय हुआ, इसका मतलब जरूर वह है कौन, दोष। संशयानुरोधेन दोषस्य अपि सत्वेन दोष भी वह है। और यदि वह दोष है, अर्थात प्रामाण्य का ग्रह होने के लिए जो सामग्री चाहिए वो वहां नहीं है, क्योंकि स्वतोग्राह्यत्व का लक्षण करते समय बताया था दोषाभाव भी हो, लेकिन संशय हो रहा है, इसका मतलब वह दोष है। और दोष है कि नहीं, तभी तो संशय हो रहा है, इसलिए प्रामाण्य का ग्रह नहीं हो रहा है। फिर ये बात लगी, संशय की कोई अनुपत्ति नहीं है, इस बात को बताया। अब थोड़ा सा दूसरा लक्षण कर रहे हैं स्वतोग्राह्यत्व का, जिससे कि संशय के बारे में अनुपपत्ति नहीं होगी, जहाँ संशय होना है वो भी हो जाएगा। ये बात कह रहे अभी। यद्वा मिला पंक्ति, तो यद्वा ये जो पंक्ति आई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, थोड़ा सा अवतरण करके। स्वतोग्राह्यत्व लक्षणे स्वतोग्राह्यत्व लक्षणे सत्यंतम अप्रदाय अपि दोषं परिहरति, यद्वा इति। हो गया जी। मतलब क्या, स्वतोग्राह्यत्व का जो लक्षण पिछले पेज पर किया था, उस लक्षण में जो सत्यंतक पद है वो नहीं देने पर भी कोई दोष नहीं आता है, इस बात को बताना। तो क्या लक्षण था वो पीछे का, दोषाभावे सति यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व। इस लक्षण में सत्यंत पद कितना है, दोषाभावे सति, सति तक ये पद नहीं भी देंगे तो भी दोष नहीं आता है।
थोड़ा सा लक्षण चेंज करना पड़ता है। वो कैसे, वो बता रहे यद्वा इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, यद्वा यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्व, ग्राह्यत्व की योग्यता अब चाहिए बस, है कि नहीं? पीछे क्या था, ग्राहक सामग्री ग्राह्य होना चाहिए था। अब ग्राह्य हो चाहे ना हो, ग्रहण होने की योग्यता उसमें चाहिए, इतना अंतर किया। तो कैसा देखिए, यावत् स्वाश्रय, स्व प्रमात्व, स्वाश्रय परमात्मा का आश्रय, परमात्मा का आश्रय प्रमा ज्ञान, उसका ग्राहक कौन, साक्षी वगैरह, उसके द्वारा ग्राह्यत्व योग्यता, उसके द्वारा ग्रहण होने की योग्यता जिसमें हो वही है स्वतः ग्राह्यत्व। यह लक्षण कर दिया अभी, ठीक है जी। अब देखिए भाई, यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्वम स्वतस्त्वम, स्वतस्त्वम के ऊपर लिखिए ज्ञानगत स्वतस्त्वम इत्यर्थ। स्वतस्त्वम मतलब कौन सा स्वतस्त्वम, ज्ञानगत स्वतस्त्वम, ठीक है। अब देखिए, संशय की अनुपत्ति नहीं होती है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। संशय स्थले, मिला पंक्ति, कि जहां संशय उत्पन्न होता है वहां पर संशय स्थले प्रामाण्यस्य उक्त योग्यता सत्वे अपि दोषवशेन अग्रहात् न संशयानुपत्ति। काम बन गया, संशय की अनुपत्ति नहीं होगी। कहां पर, संशय स्थल पर। बोलेंगे भाई संशय जहां हो रहा है वहां पर भी तो स्वतः ग्राह्य की सामग्री है, तो स्वतः ग्राह्य होना चाहिए, और स्वतः ग्राह्य हो जाएगा, प्रामाण्य का ग्रह, प्रामाण्य का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर संशय नहीं होना चाहिए। तो कैसा हो जाएगा फिर संशय, तो उस बात को लिख रहे देखिए, संशय स्थले प्रामाण्यस्य उक्त योग्यता सत्वेपि, प्रामाण्य की उक्त योग्यता होने पर भी, उक्त योग्यता मतलब कौन सी, अभी बताई हुई, यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्व, ग्रहण करने की योग्यता उसमें है, ग्राहक के द्वारा ग्राह्य होने की योग्यता उसमें है, तो भी क्या हुआ फिर, क्यों नहीं ग्रह हुआ, दोष अवश्य न अग्रह, उसमें क्या है, दोष है। जैसे उदाहरण देखिए, सामने घट रखा है और अंधकार है, तो चक्षुर इंद्रिय में घट को ग्रहण करने की योग्यता है, तो भी घट का ग्रहण नहीं हो रहा है, क्योंकि दोष बैठा है। कौन, अंधकार, दोष के कारण ग्रहण नहीं हो रहा है। उस प्रकार जहां पर प्रामाण्य है, परमात्मा रूप प्रामाण्य है, उसका ग्रहण करने की योग्यता है नहीं, उसमें ग्राह्यत्व योग्यता है। यावत् स्वाश्रय ग्राहक, जो सामग्री साक्षी वगैरह, उसके द्वारा ग्रहण होने की योग्यता उसमें है, लग गया कि नहीं, तो भी उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, क्यों, दोष अवशेन। ये कह रहे पंक्ति की, संशय स्थले प्रामाण्यस्य उक्त योग्यता सत्वेपि, संशय स्थल में उस प्रकार की प्रामाण्य की उक्त योग्यता होने पर भी दोषवशेन अग्रहात्, दोष के कारण ग्रहण नहीं हो रहा है, उस प्रामाण्य का ग्रहण नहीं हो रहा है, प्रामाण्य का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए संशय हो रहा है कि नहीं। प्रामाण्य अग्रहात् न संशयानुपत्ति, संशय की अनुपत्ति नहीं है, अर्थात ऐसे जगह पर संशय ही हो जाएगा, ये कह दिया, ठीक है। तो ये जो पंक्ति आई है भाई, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, न संशयानुपत्ति आया ना, उसके आधार पर लिखिए, तथा च प्रमात्व ग्रहस्य पुष्कल कारणे सत्यपि, पुष्कल कारणे सत्यपि प्रबल प्रतिबंधक वशात
प्रबल प्रतिबंधक वशात न प्रामाण्य निश्चय, न प्रामाण्य निश्चय तेन न तत् संशयस्य, न तत् संशयस्य अनुपपत्तिः। अनुपपत्ति हो गया जी। देखो भैया, मतलब क्या, प्रमात्व ग्रह से पुष्कल कारणे सत्य, प्रमात्व का ग्रहण होने के लिए लगभग सभी कारण विद्यमान है, पुष्कल कारण होने पर भी, किंतु एक ऐसा प्रबल दोष आ जाता है कि जो प्रमात्व का ग्रहण नहीं होने देता है। ठीक, तो वही कह रहे, प्रबल प्रतिबंधक वशात न प्रामाण्य निश्चय, प्रामाण्य का निश्चय नहीं हो रहा है। तेन, उससे क्या होगा फिर, न तत् संशय से अनुपत्ति, प्रामाण्य का ग्रह नहीं हो रहा है तो संशय हो जा रहा है, अर्थात संशय की अनुपपत्ति नहीं है। बात क्या थी, यदि प्रामाण्य स्वतः ग्राह्य है तो संशय कहीं पर होना ही नहीं चाहिए। तो उसका उत्तर दिया, प्रामाण्य स्वतः ग्राह्य होने पर भी संशय की अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रामाण्य ग्रह के लिए सभी से लगभग सामग्री है, पुष्कल कारण है, किंतु प्रबल ऐसा कोई दोष आ जाता है कि जिसके कारण प्रामाण्य का ग्रह नहीं हो पाता है, और प्रामाण्य का निश्चय नहीं हुआ अर्थात संशय हो जाता है। तो संशय की अनुपत्ति नहीं हुई। कहा, स्वतः क्या, स्वतः प्रामाण्य मानने पर भी संशय की अनुपत्ति नहीं है, ये बात की सिद्धि हुई। लगा पंक्ति, चलिए। न संशयानुपत्ति, ये हुआ भाई स्वतः प्रामाण्य का विचार। तो प्रामाण्य कैसा है, प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः है और प्रामाण्य का ज्ञान भी स्वतः है, इस बात की सिद्धि हुई। जबकि नैयायिक लोग प्रामाण्य को परतः मानते हैं और प्रामाण्य का ग्रह भी, प्रामाण्य का ज्ञान भी परतः मानते हैं। तो उसका खंडन करके स्वतः ग्राह्यत्व, स्वतः प्रामाण्य कैसा है, इस बात की सिद्धि हुई। तो प्रामाण्य की उत्पत्ति भी स्वतः है और प्रामाण्य का ज्ञान वह भी स्वतः है, ये बात हुई। ये हुआ प्रामाण्य के बारे में चर्चा। अब दूसरा है अप्रामाण्य। तो अप्रामाण्य के बारे में क्या चिंतन है वेदांत मत में, तब कह रहे हैं अप्रामाण्य अर्थात अप्रमा ज्ञान में रहने वाला अप्रमात्व धर्म, जिसको कहते अप्रामाण्य, और वह अप्रामाण्य परत है वेदांत मत में भी। अप्रामाण्य, अप्रामाण्य की उत्पत्ति भी परत है और अप्रामाण्य का ग्रह ज्ञान वो भी परत है, इस बात को बता रहे। अब उसके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है, किंतु प्रामाण्य तो स्वतः है, ये कह दिया। लग गया अर्थ जी। तो वेदांत वाक्यों के द्वारा जब दृढ़ निश्चय हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, प्रमा ज्ञान उत्पन्न हुआ, शाब्दिक प्रमा जो कि प्रत्यक्ष है, अहम ब्रह्मास्मि, तो उसमें प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए और किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। जिस सामग्री से प्रमा ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी सामग्री से प्रामाण्य की भी उत्पत्ति है, और जिस सामग्री से प्रामाण्य का ज्ञान होता है उसी सामग्री से, है कि नहीं, क्या प्रामाण्य का ग्रह होता है। प्रामाण्य मतलब प्रामाण्य की उत्पत्ति, प्रमा ज्ञान की प्रमा में रहने वाला प्रमात्वरूप प्रामाण्य, उसकी उत्पत्ति भी स्वतः है और उसका ज्ञान भी स्वतः है। अतः श्रुति ने बता दिया तत्त्वमसि, ज्ञान हो गया अहम ब्रह्मास्मि, तो उसको प्रमाणित करने के लिए, उसमें प्रामाण्य लाने के लिए और किसी अन्य गुण की या और किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेदांत मत में परतः प्रामाण्य नहीं है, अपितु स्वतः प्रामाण्य है। लग गया। ये प्रामाण्य के बारे में हुआ। अब अप्रामाण्य के बारे में क्या चिंतन है वो बता रहे आगे पंक्ति में। देखिए, अप्रामाण्यम तु मिला। तो अप्रामाण्य में जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, एवं प्रामाण्यस्य उत्पत्ति ज्ञप्त्योः, प्रामाण्यस्य उत्पत्ति ज्ञप्त्योः स्वतस्त्वम् उपपाद्य
स्वतस्त्वम् उपपाद्य अप्रामाण्यस्य उत्पत्तेः परतस्त्वम् उपपादयति अप्रामाण्यम इति। हो गया जी। देखो भाई अर्थ। एवं इस प्रकार प्रामाण्य से उत्पत्ति ज्ञप्ति हो, प्रामाण्य की उत्पत्ति और प्रामाण्य का ज्ञान ये स्वतः है, इस बात का कथन किया। कथन करके स्वतस्तम उपाद्य अप्रामाण्य से उत्पत्ति, अब जो अप्रामाण्य है उसकी उत्पत्ति परतः है, इस बात को अब कह रहे हैं। फिर अप्रामाण्य की ज्ञप्ति भी परत है, इसको भी कहेंगे इसके बाद। पहले उत्पत्ति कह रहे, अप्रामाण्य की उत्पत्ति परतः कैसी है इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पंक्ति को देखिए, अप्रामाण्यम तो न ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम। गया ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम न, मतलब ज्ञान की सामान्य जो सामग्री है उसी से वो जन्य नहीं है, उसी से वो उत्पन्न नहीं होता है। कौन? अप्रामाण्य। बोलेंगे मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी? जैसे आपने प्रामाण्य को माना, कैसा माना? ज्ञान सामान्य सामग्री से प्रयोज्य माना, स्वतस्व माना प्रामाण्य को। वैसे अप्रामाण्य भी ज्ञान सामान्य सामग्री से ही उत्पन्न होता है, मतलब स्वतः है, ऐसा मानेंगे तो क्या दिक्कत, क्या आपत्ति आएगी? तब दे रहे हो आगे क्या आपत्ति क्या आएगी? आगे का शब्द में प्रमायाम अपि अप्रामाण्यापत्ति है, ये दोष आएगा। तो प्रमायाम अपि मतलब प्रमा ज्ञान में भी अप्रामाण्य आने लग जाएगा। बता रहे उत्पत्ति किसकी? अप्रामाण्य की। और वो अप्रामाण्य आएगा कहाँ? प्रमा ज्ञान में भी। क्योंकि कब आएगा? यदि ज्ञान सामान्य सामग्री से प्रयोज्य मानेंगे तो किसको? अप्रामाण्य को। क्योंकि अप्रामाण्य भी कैसा? ज्ञान सामान्य सामग्री से प्रयोज्य, और प्रामाण्य भी कैसा? ज्ञान सामान्य सामग्री से प्रयोज्य है कि नहीं? तो प्रमा ज्ञान सामान्य सामग्री से प्रयोज्य है, और ज्ञान सामान्य सामग्री से प्रयोज्य तो अप्रामाण्य भी है। तो जो प्रमा ज्ञान है उसमें भी आएगा क्या? अप्रामाण्य। ये दोष आएगा। अतः अप्रामाण्य को हम मानते नहीं। कैसा? ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्य मानते नहीं। क्या दोष आएगा? प्रमा ज्ञान में भी अप्रामाण्य आने लग जाएगा, ये दोष आएगा। समझ में आया? चलिए, प्रमायाम अपि अप्रामाण्यापत्ति। तो बोलेंगे ठीक है, फिर तो अप्रामाण्य किससे नहीं उत्पन्न होता, ये बात बताइए आपने। किससे नहीं उत्पन्न होता है? ज्ञान सामान्य सामग्री से उत्पन्न नहीं होता है। कौन? अप्रामाण्य। क्यों? ये भी बताया। लेकिन फिर उत्पन्न होता है किससे, ये भी तो बताना पड़ेगा। इससे उत्पन्न नहीं हो रहा, बात ठीक है, किंतु उत्पन्न किससे हो रहा है वो तो बताओ। तब बता रहे आगे, किंतु दोष प्रयोज्यम। मिला? दोष प्रयोज्यम किम? अप्रामाण्यम दोषजन्यम। दोष प्रयोज्यम, प्रयोज्य मतलब जन्य, दोषजन्य है, दोष प्रयोज्य है। दोष से उत्पन्न होता है कौन? अप्रामाण्य। तो दोष पर हुई कि नहीं? ज्ञान सामान्य सामग्री से भिन्न हुए। कौन? दोष। अतः भिन्न सामग्री से उत्पन्न हो रहा है कौन? अप्रामाण्य। अतः अप्रामाण्य में क्या आया? परतस्व। और प्रामाण्य में क्या आया? स्वतस्व। दोनों में अंतर समझ में आया? चलिए, किंतु दोष प्रयोज्यम मिल गया ना? तो दोष प्रयोज्यम मतलब कैसे, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। लिखिए, ज्ञान सामान्य सामग्री अतिरिक्त, ज्ञान सामान्य सामग्री अतिरिक्त दोषजन्यत्वेन, दोषजन्यत्वेन तस्य तस्य कौंस में लिखिए, क्या क्या लिखेंगे कौंस में? अप्रामाण्यस्य। अप्रामाण्यस्य कौंस बन
परतस्त्वम एव, परतस्त्वम एव अर्धविराम, न स्वतस्त्वम इति भावः, न स्वतस्त्वम इति भावः। हो गया जी। चलिए भाई, ज्ञान सामान्य की जो सामग्री है उससे अतिरिक्त सामग्री जो दोष, उस दोष से जन्य होने के कारण अप्रामाण्य, पर अप्रामाण्य में क्या है? परतस्त्व है, स्वतस्त्व नहीं। ये बात बता दी। आगे चलिए फिर, ये बात हो गया ना एक। आगे नापि अप्रामाण्यम है कि नहीं। अब इस पंक्ति से क्या बताने जा रहे हैं भाई? तो ये जो पंक्ति आ रही है न अप्रामाण्यम, न अपि अप्रामाण्यम इत्यादि आ रही ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, अप्रामाण्यस्य, अप्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ, ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं निराकुर्वन्, स्वतस्त्वं निराकुर्वन् परतस्त्वं, परतस्त्वं उपपादयति, उपपादयति नापि इति। हो गया जी। अर्थ है कि भाई अप्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ, अप्रामाण्य का जो ज्ञान उसमें भी स्वतस्त्व नहीं है, तो स्वतस्त्व का निराकरण करते हुए उसमें भी परतस्त्व ही है, इस बात को कह रहे, उपादन कर रहे हैं। उपपादयति नापि इत्यादि पंक्ति से मिला। तो चलिए, न अपि अप्रामाण्यम यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्य, लग गया जी। देखो भाई, यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्वतोग्राह्यत्व। यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व, इसको क्या कहते हैं? स्वतोग्राह्यत्व। स्वतोग्राह्यत्व का लक्षण क्या आता है ना पीछे? तो यावत् स्वाश्रय जो ग्राहक, स्व प्रमात्व, उसका आश्रय प्रमा, उसका ग्राहक जो उससे ग्राह्य, तो स्वतोग्राह्यत्व। किंतु वैसा अप्रामाण्य में नहीं है। लगाया कैसे? यावत, स्व से समझ लीजिए, घटना हो तो क्या पढ़ना लेना पड़ेगा? स्व अप्रमात्व, स्वाश्रय अप्रमात्व का आश्रय अप्रमा, उसका जो ग्राहक उससे ग्राह्य यदि मानेंगे तो अप्रामाण्य भी हो जाएगा। क्या? स्वतस्त्व। जबकि ऐसा नहीं है। पंक्ति देखिए, न अपि अप्रामाण्यम, अप्रामाण्यम अपि क्या? यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यम न। क्यों नहीं है? ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना है। हेतु दे रहे आगे, क्यों नहीं, अर्थात स्वतोग्राह्य क्यों नहीं है अप्रामाण्य, इसका हेतु दे रहे आगे की पंक्ति में। अप्रामाण्य घटक मिला, तो अप्रामाण्य घटक की जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में की लिखा, निराकरण हेतुम आह, निराकरण हेतुम आह अप्रामाण्य हेतु। ठीक है, चलिए हेतु बता रहे हैं, निराकरण का कारण, क्यों निराकरण कर रहे हो। अर्थात अप्रमा में जो अप्रमात्व अर्थात अप्रामाण्य वो स्वतः क्यों नहीं है, क्यों निराकरण कर रहे हो और परतः बता रहे हो। तो देखिए, अप्रामाण्य घटक तद अभाववत्वादेहे वृत्ति ज्ञान अनुपनितत्वेन साक्षिणा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। लग गया जी। अब दो बात बतानी है। सबसे पहली बात समझिए, अप्रमा, अप्रमा ज्ञान, उसमें अप्रामाण्यत्व धर्म, ठीक है ना। अप्रमात्व वही है अप्रामाण्य, और वह अप्रामाण्य स्वतः नहीं है, परतः है।
अब स्वतः क्यों नहीं इसको पहले बताएंगे, फिर परतः कैसे हैं इसको बाद में बताएंगे। बात समझ में आ रही है ना? अब स्वतः क्यों नहीं वो, स्वतः ग्राह्य क्यों नहीं है वो अप्रामाण्य, तो उसके लिए इस पंक्ति में बताया क्या, अप्रामाण्य घटक, अप्रामाण्य का एक घटक है कौन, तद अभाववत्वादि, तद अभावत्व, ये अप्रामाण्य का घटक है। कैसे बताएंगे, और वो जो अप्रामाण्य का घटक है तद अभावत्व, वह वृत्ति ज्ञान से अनुपनीत है, वृत्ति ज्ञान से उपनीत नहीं है। दो शब्द अपने पास है, उपनीत अनुपनीत। उपनीत का अर्थ होता है विषय और अनुपनीत का विषय होता है अविषय। बात समझ में आई? तो वृत्ति ज्ञान से अनुपनीत है अर्थात विषय नहीं है, वृत्ति ज्ञान का विषय नहीं है। कौन? तद अभावत्वादे, तद अभावत्व जो कि अप्रामाण्य का घटक है। अप्रामाण्य का घटक जो तद अभावत्व, ध्यान दीजिए, वह तद अभावत्व वृत्ति ज्ञान के द्वारा, वृत्ति ज्ञान से अनुपनीत है, विषय नहीं है। इसलिए उसका ग्रह साक्षी के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि साक्षी के द्वारा उसी का ग्रह होता है जो वृत्ति का विषय है, वृत्ति से उपनीत है। ठीक है, तो वृत्ति से उपनीत पदार्थ का ही ग्रह होता है किससे? साक्षी से। ठीक है ना? और जो पदार्थ वृत्ति का विषय नहीं है उसका ग्रह ज्ञान साक्षी से नहीं होता है। लग गया? ऐसा कौन है वो कि जो वृत्ति का विषय नहीं है और जो अप्रामाण्य का घटक है? अप्रामाण्य का घटक है वो यदि वृत्ति का विषय रहता तो साक्षी उसका भी प्रकाशन करता, तो स्वतःस्व उसमें आ जाता है कि नहीं? किंतु अप्रामाण्य का घटक ऐसा एक चीज बता रहे आपको कि जो कि वृत्ति का विषय नहीं है, और वृत्ति का विषय न होने के कारण साक्षी के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं होगा, और साक्षी के द्वारा प्रकाशन नहीं हो रहा है अर्थात उसमें नहीं है क्या? स्वतःस्व। लग गया इतना? तो वो कौन है पदार्थ? तो वो दिया यहां पर क्या? तद अभाववत्वादे। मिला? तो क्या चीज है वो? पंक्ति एक बार पढ़ा देखिए, अप्रामाण्य घटक तद अभावत्वादे। लग गया? तो तद अभावत्वादे ये पंक्ति आई ना, उस पर लिखते एक वाक्य, अप्रामाण्यस्य घटकाः अप्रामाण्यस्य घटकाः ये तद अभावत्वादि, तद अभावत्वादि तस्य इत्यर्थः, तस्य इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे, तद अभाववत विशेषक, तद अभाववत विशेषक तत्प्रकारक, तत्प्रकारक ज्ञानत्वस्य, ज्ञानत्वस्य अप्रमात्व रूपत्वात्, अप्रमात्व रूपत्वात्, अर्धविराम, तद अभावत्वादेः, तद अभावत्वादेः अप्रामाण्य घटकत्वम्, अप्रामाण्य घटकत्वम् इति भावः। हो गया? इतने का पहले अर्थ समझ लीजिए। तो मूल में पंक्ति है अप्रामाण्य घटक तद अभावत्वादेः, विवृत्ति ज्ञान का विषय नहीं है, ये कहना है।
तो उसका विग्रह बता दिया। अप्रामाण्य से घटका, अप्रामाण्य के जो घटक, ये कौन? तदाभावत्वादि, अप्रामाण्य के घटक। तस्य षष्ठी, तो वो मूल में आया है अप्रामाण्य घटक तद अभावत्वादेहे षष्ठी। लग गया जी। अब उसको समझने के पहले तद अभावत्व अप्रामाण्य का घटक कैसा है, इस बात को समझने के लिए पहले अप्रामाण्य क्या चीज है वो समझना पड़ेगा। तो आगे आपको लिख के दिया, देखिए, तद अभावत विशेषक तत्प्रकारक ज्ञानत्वस्य अप्रमात्व रूपत्वा, यह अप्रमात्व है, ये अप्रामाण्य है। और उसमें घटक है ये तद अभावत्व। पंक्ति देखिए, तद अभाववत विशेषक तत्प्रकारक ज्ञान। ध्यान दीजिए, कौन सा ज्ञान अप्रमा माना जाता है? शुक्ति पर रजत का ज्ञान प्रमा है, क्या प्रमा है? अप्रमा है, बराबर। घट में घट का ज्ञान प्रमा है, क्या प्रमा है? प्रमा है। और रज्जु में रज्जु का ज्ञान प्रमा है, क्या प्रमा है? प्रमा है। और रज्जु में रज्जु का ज्ञान प्रमा है, क्या प्रमा है? प्रमा है। और रज्जु में सर्प का ज्ञान अप्रमा है। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, सामने रखी है कौन? शुक्ति। क्या रखी है? शुक्ति। और ज्ञान हुआ रजत का। क्या ज्ञान हुआ? रजत का। अब वो अप्रमा ज्ञान है कि नहीं, रजत का ज्ञान, तो उसमें घटाएंगे। देखिए, तो शब्द से पकड़ते हम लोग ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म को। ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म, ज्ञान हुआ है शुक्ति के ऊपर, ज्ञान हुआ है रजत का। इदम रजतम, इदम रजतम, इस ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? रजतत्व। क्या है जी? रजतत्व है कि नहीं? अब रजतत्व वाले में रजत बुद्धि हुई है क्या? नहीं है। फिर कहा हुई है? रजतत्व अभाव वाले में रजतत्व बुद्धि हुई है कि नहीं? तो पंक्ति देखिए, तद अभाववत विशेषक तद रजतत्व, तद अभाव रजतत्वाभाव, तद अभाववत रजतत्व अभाववत कौन? शुक्ति। शुक्ति है कि नहीं? पुनः देखिए, तद रजतत्व, तद रजत, उससे आगे तो जोड़िए, रजतत्व है कि नहीं? तद अभाव रजतत्वाभाव, तद अभाववत रजतत्वाभाववत कौन? शुक्ति। वह है विशेष्य। इदम रजतम, इस ज्ञान में विशेष्य कौन है? शुक्ति है कि नहीं? वो शुक्ति क्या है? तद अभाववत है कि नहीं? विशेष्य है। और उसमें प्रकार कौन है? रजतत्व। ज्ञान, ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? रजतत्व। पंक्ति देखिए, तद अभाववद विशेषक, इतना लगा। और तत्प्रकारक, तत् है प्रकार जिसमें, ऐसा ज्ञान है कि नहीं? क्या ज्ञान है वो? तद अभाववद विशेषक तत्प्रकारक ज्ञान। ज्ञान को पकड़िए, कैसा ज्ञान? जिस ज्ञान में तद अभाववत विशेषक है। और ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान? कि जिस ज्ञान में तत्प्रकार है कि नहीं? तो तद अभाववत विशेषक, शुक्ति विशेषक। और तत्प्रकारक, तत्प्रकारक रजतत्व प्रकारक ज्ञान। कौन ज्ञान? इदम रजतम, ये ज्ञान। तो इदम रजतम ज्ञान हुआ कि नहीं? ऐसा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रमा है, क्या प्रमा है? अप्रमा है। ज्ञानत्वस्य, इस प्रकार का जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान? ज्ञान का स्वरूप क्या है? तद अभाववत विशेषक तत्प्रकारक ज्ञानत्वस्य। क्या है? अप्रमात्व रूपत्वात्, वो अप्रमा रूप ज्ञान है। लग गया कि नहीं? ध्यान दीजिए, उसके विपरीत देखिए, तद्वत विशेषक तत्प्रकारक ज्ञान में क्या होता है? प्रमात्व होता है। कौन से ज्ञान में? तद्वत विशेषक तत्प्रकारक ज्ञान में क्या होता है? प्रमात्व। जैसे सामने रखा है घट, और ज्ञान घट पर हुआ अयम घट है कि नहीं? तो तद घटत्व, तद्वत घटत्व, वत कौन? घट, वह है विशेष जिसमें, जिस ज्ञान में। और तद मतलब घटत्व है प्रकार जिस ज्ञान में। तो वो ज्ञान कैसा ज्ञान हुआ? प्रमा ज्ञान। तद्वत विशेषक तत्प्रकारक ज्ञान प्रमा ज्ञान। और तद अभाववत विशेषक तत्प्रकारक ज्ञान अप्रमा ज्ञान। लग गया जी? तो इस अप्रमा ज्ञान में घटक कौन कौन हुए? तद अभाववत विशेषक एक हुआ,
और तत्प्रकारक एक हुआ। लग गया जी। उसमें से तद अभाववत ये जो है, यह वृत्ति के द्वारा उपनीत नहीं है, वृत्ति का विषय नहीं है, अनुपनीत है। वो कैसे, उसको भी समझाएंगे। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले क्या समझना है? मूल वाक्य में क्या है? अप्रामाण्य घटक तद अभावत्वादे। तो अप्रामाण्य का घटक तद अभावत्व है कि नहीं, इस यो कौन है ये पहले समझेंगे। फिर वो वृत्ति का अनुपनीत है, वृत्ति का विषय नहीं है, वो कैसे, वो बाद में समझेंगे। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्या अप्रामाण्य का घटक कौन? तद अभाववत्वादे है कि नहीं? इतनी बात लगे कि नहीं? तो देखिए भाई, तद अभाववत विशेष्य का तत्प्रकार ज्ञानत्वस्य अप्रमात्व रूपत्वाद, अप्रमात्व रूप ज्ञान है, उसमें तद अभावत्वादे है कि नहीं? उस ज्ञान में घटक एक बात, एक चीज कौन? तद अभावत्वादे अप्रामाण्य घटकत्वम। अप्रामाण्य का घटक कौन है? तद अभावत्व। ये क्या है? अप्रामाण्य का घटक है। तद अभावत्वादे अप्रामाण्य घटकत्वम। अप्रामाण्य का घटक तद अभावत्व कैसा है, ये बात समझ में आई कि नहीं? अब वो वृत्ति से अनुपनीत कैसा है, ये समझना है। वृत्ति से उपनीत नहीं है, अनुपनीत है। और वृत्ति से अनुपनीत होने से क्या सिद्ध होगा? फिर साक्षी उसका प्रकाशन नहीं कर रहा है, क्योंकि साक्षी उसी का प्रकाशन करता है जो वृत्ति से उपनीत हो। और वृत्ति से अनुपनीत होने से साक्षी प्रकाशन नहीं कर रहा है, और साक्षी प्रकाशन नहीं कर रहा है, ये सिद्ध होने से क्या सिद्ध होगा? स्वतः प्रामाण्य नहीं है, इस बात की सिद्धि होगी, है कि नहीं? क्योंकि क्या यावत स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व नहीं, उसमें यह सिद्ध होगा। अर्थात स्वतः प्रामाण्य नहीं है, ये सिद्ध होगा। लग रहा है कि नहीं? स्वतः प्रामाण्य नहीं है, इस बात को सिद्ध करना है कि नहीं? तो पंक्ति देखिए मूल में, अप्रामाण्य घटक तद अभावत्वादे है, इतना मिला। आगे क्या है? वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्वेन मिला। तो वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्वेन ये क्या चीज है, उस पर भी एक टिप्पणी लिखेंगे। लिखते हैं, सुक्तौ रजत ज्ञान दशायाम, रजत ज्ञान दशायाम इदमाकारांतकरण वृत्ति जायते। इदमाकारा अंतकरण वृत्ति जायते। अर्धविराम लिखा ना? आगे रजताकारा तू, रजताकारा तू अविद्यावृत्ति ही, अविद्यावृत्ति ही जायते। अर्धविराम, अर्धविराम आगे रजतत्व अभाववद, रजतत्व अभाववद आकारा, अभाववद आकारा, रजतत्व अभाववद आकारा तू न काचन वृत्ति ही उदेति, न काचन वृत्ति ही उदेति। पूर्ण विराम। अतः वृत्ति ज्ञानम, अतः वृत्ति ज्ञानम इदम विशेषकम अपि, इदम विशेषकम अपि रजतत्व प्रकारकम अपि,
रजतत्व प्रकारकम अपि अर्धविराम न रजतत्व अभाववत् विशेषकम न रजतत्व अभाववद रजतत्व अभाववद विशेषकम विशेषकम पूर्ण विराम तस्मात् सिद्धम रजतत्व अभाववद रजतत्वाभाववद विशेषकत्वादेहे वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्वम बराबर अविषयत्वम इति भावः। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, तो होता क्या है, सामने रखिए शुक्ति और शुक्ति पर ज्ञान हुआ इदम रजतम बराबर। तो वही लिखा ना, शुक्तौ रजत ज्ञान दशायाम, शुक्ति पर जब रजत का ज्ञान होता है इदम रजतम, ऐसा उस समय क्या होता है। तो देखो भाई, इदम रजतम ये ज्ञान है, तो इदम एक वृत्ति है, तो इदम क्या है, वो है कि नहीं, इदम शुक्ति का एक अंश है सामान्य बराबर, और वो इदमाकार वृत्ति किसकी है, अंतःकरण की है, ठीक है ना। तो अंतःकरण वृत्ति से उपनीत हो गया कौन, इदम, लग गया इतना। और रजतम, तो रजताकार वृत्ति उत्पन्न हुई है, वो किसकी वृत्ति है, अंतःकरण की नहीं है, अपितु अविद्या की वृत्ति है। तो अविद्या वृत्ति से उपनीत कौन हुआ, रजत बराबर है। दो हो गए, इदम और रजत। तीसरा एक है रजतत्व अभाववत, क्योंकि वो भी अप्रामाण्य का घटक है। तो अप्रामाण्य का घटक जो, ध्यान दीजिए पहले, अप्रामाण्य का घटक कौन, रजतत्व अभाववत, वो कौन है, शुक्ति। तो शुक्ति के आकाराकारा कोई वृत्ति हुई है क्या, नहीं हुई है ना। शुक्ति के आकाराकार कोई वृत्ति नहीं है, न अंतःकरण की वृत्ति है न अविद्या की वृत्ति है। अर्थात शुक्ति का मतलब तद अभाववत विशेषक है, तद अभावत्व है उसमें, है कि नहीं। तो तद अभावत्व जो है, अर्थात रजतत्व अभाव वाला जो शुक्ति, उस शुक्ति के आकाराकार कोई वृत्ति है क्या, नहीं है। अर्थात तद अभावत्व वृत्ति से उपनीत है क्या, नहीं है। फिर कैसे, वृत्ति से अनुपनीत है, वृत्ति का विषय नहीं बन रहा है। तो अप्रामाण्य का घटक जो तद अभावत्व, वह वृत्ति से अनुपनीत होने के कारण, वृत्ति का विषय न होने के कारण उसका प्रकाशन साक्षी नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। अतः उस अप्रामाण्य में स्वतस्त्व नहीं है। साक्षी के द्वारा यदि उस अप्रामाण्य का प्रकाशन होता, तब उसमें भी आ जाता क्या, स्वतस्त्व। किंतु साक्षी के द्वारा उसका प्रकाशन नहीं हो रहा है। साक्षी के द्वारा उसका प्रकाशन क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए कि अप्रामाण्य का घटक जो तदाभावत्व, वह वृत्ति से कैसा है, अनुपनीत है। अतः साक्षी उसका प्रकाशन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, अतः उसमें स्वतस्त्व नहीं आ रहा है। लग गए पंक्ति, टिप्पणी में देखिए, शुक्तौ रजत ज्ञान दशायाम इदम आकारा अंतःकरण वृत्ति जायते, इदम क्या आकाराकार, और रजताकारा तो अविद्या वृत्ति, रजत आकाराकार कौन वृत्ति होती है, अविद्या वृत्ति। और रजतत्व अभाववद, तद अभाववद बोलिए, रजतत्व अभाववद बोलिए, ऐसा शुक्ति, उसके आकाराकार न काचन वृत्ति उदेती, कोई भी वृत्ति उत्पन्न नहीं हो रही है। अतः
वृत्ति ज्ञानम, जो वृत्ति ज्ञान है वो इदम विशेषकम अपनी, वृत्ति ज्ञान कैसा, इदम विशेषक होने पर भी, और रजतत्व प्रकारकम अपनी, रजतत्व उसमें प्रकार है ऐसा होने पर भी, न रजतत्व अभावत विशेषकम, वृत्ति ज्ञान रजतत्व अभावत विशेषक, तद अभावत विशेषक वो वृत्ति ज्ञान है क्या, नहीं, अर्थात वृत्ति ज्ञान का विषय वो नहीं है। कौन, तद अभावत, रजतत्व अभावत जो शुक्ति वो वृत्ति ज्ञान का विषय नहीं है कि नहीं। न रजतत्व अभावत विशेषकम मिला, तस्मात् सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ भाई कि रजतत्व अभावत विशेषकत्वादेहि, जो कि अप्रामाण्य का घटक है, तद अभावत्व वही करे, रजतत्व अभावत विशेषकत्वादेहि वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्व, वृत्ति ज्ञान के द्वारा कैसा वो अनुपनीत है अर्थात अविषय है, और वृत्ति ज्ञान का विषय न होने के कारण उसका प्रकाशन साक्षी से होगा नहीं, अतः उसमें स्वतः ग्राह्य नहीं है। लगा पंक्ति, मूल में आइए, अप्रामाण्य घटक तद अभावत्वादेः वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्वेन, अनुपनीतत्वेन अविषयत्वेन साक्षिणा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, साक्षी के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होगा, अशक्यत्वात्। मिला जी, उसके ऊपर एक वाक्य लिखिए अशक्यत्व के ऊपर, यद ही वृत्ति उपनीतम, वृत्ति उपनीतम अर्धविराम तदेव साक्षिणा, तदेव साक्षिणा ग्रहीतव्यम, ग्रहीतव्यम अर्धविराम, वृत्ति उपनीतम तु, वृत्ति उपनीतम तु रजतत्व प्रकारकत्वम, रजतत्व प्रकारकत्वम अर्धविराम तदेव साक्षिणा गृह्यते, तदेव साक्षिणा गृह्यते पूर्णविराम। आगे, रजतत्व अभाव वद, रजतत्व अभाव वद विशेषकम विशेषकत्वम, विशेषकत्वम तो न वृत्ति उपनीतम, न वृत्ति उपनीतम, अतः अतः तद साक्षिणा ग्रहीतुम अशक्यम, साक्षिणा ग्रहीतुम अशक्यम पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् अप्रामाण्यम, अप्रामाण्यम न स्वतो ग्राह्यम, अप्रामाण्यम न स्वतो ग्राह्यम। हो गया जी, देखिए अर्थ, यद ही वृत्ति उपनीतम, जो वृत्ति से उपनीत है, वृत्ति का विषय है, तदेव साक्षिणा ग्रहीतव्यम, उसी का साक्षी से ग्रहण होता है। वृत्ति उपनीतम, तो वृत्ति से उपनीत कौन है फिर, रजतत्व प्रकारकत्वम, रजतत्व प्रकार ये वृत्ति से उपनीत है। तदेव साक्षिणा गृह्यते, उसका प्रकाशन तो साक्षी से हो रहा है रजत का, ठीक है। रजतत्व अभावत विशेषकम, तो रजतत्व अभावत जो विशेषक है शुक्ति वगैरह, वो न वृत्ति उपनीतम, वृत्ति से, वृत्ति का विषय नहीं है। अतः तत्साक्षिणा ग्रहीतुम अशक्यम, अतः उसका ग्रहण साक्षी से नहीं हो रहा है। तस्मात् वो अप्रामाण्य न स्वतः ग्राह्य, स्वतः ग्राह्य नहीं है। अज्ञा पंक्ति, चलिए मूल में आइए। अप्रामाण्य घटक तदाभावत्वादेः वृत्ति ज्ञान अनुपनीतत्वेन साक्षिणा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, साक्षी के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है। लग गया। फिर बोलेंगे भैया अप्रामाण्य का ग्रहण किससे होता है? अप्रामाण्य की उत्पत्ति तो परत बता दी, किंतु अप्रामाण्य का ग्रह भी परता है,
ये आपका सिद्धांत है, वो कैसे फिर बताओ? तो वो करे फिर किंतु, मिला पंक्ति, किंतु विसंवादी प्रवृत्त्यादि लिंगिक है ना, तो क्या चाहिए? लिंगक अनुमित्यादि विषय इति परत एव अप्रामाण्यम उत्पद्यते न्यायते च इति। मिला? किंतु क्या लिखा है आगे? विसंवादी प्रवृत्त्यादि लिंगक, ऐसा है। हो गया ना इतना? ये जो किंतु आदि पंक्ति आ रही ना, किंतु के पहले एक वाक्य लिखिए, अवतर रहेगा। तर्हि अप्रमात्वम केन ग्रहीतव्यम? तर्हि अप्रमात्वम केन ग्रहीतव्यम इत्यत्र आह किंतु इति। हो गया? चलिए, अप्रामाण्य फिर किससे ग्रहण होगा, ऐसा कोई प्रश्न करेगा, उत्तर दे रहे किंतु इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, किंतु देखिए ध्यान दीजिए, विसंवादी प्रवृत्त्यादि लिंगक अनुमित्यादि, ऐसी अनुमिति है कि नहीं, कि जिसमें लिंग अर्थात हेतु है कौन? विसंवादी प्रवृत्ति। तो ध्यान दीजिए, तो विसंवादी प्रवृत्त्यादि है लिंग अर्थात हेतु, जिस अनुमान का ऐसे अनुमान के द्वारा ग्रहण होता है, किसका? अप्रामाण्य का। लग गया जी? अतः अप्रामाण्य कैसा हुआ फिर? परत हुआ कि नहीं? विसंवादी प्रवृत्ति आदि, तो विसंवादी प्रवृत्ति क्या चीज है भाई? उस पर एक वाक्य लिखिए। तदर्थिनः तद अप्राप्ति फलिका, तद अप्राप्ति फलिका प्रवृत्ति ही विसंवादी प्रवृत्ति ही, विसंवादी प्रवृत्ति अर्धविराम सा आदि ही यस्य, सा आदि यस्य तद विसंवादी प्रवृत्त्यादि, विसंवादी प्रवृत्त्यादि अर्धविराम, विसंवादी प्रवृत्त्यादि अर्धविराम तदेव लिंगम यस्य, तदेव लिंगम यस्य अनुमित्यादेहे, अनुमित्यादेहे इति विग्रह। हो गया जी? देखो भैया, तदर्थिन तद अप्राप्ति फलिका प्रवृत्ति, तद कोई लीजिए चीज है कि नहीं, जैसे कोई चीज प्राप्ति करने की इच्छा वाला कोई पुरुष, तदर्थिन तद अप्राप्ति फलिका प्रवृत्ति तो हो गई उसकी, किंतु जिस चीज के लिए प्रवृत्त हुआ था वो चीज उसको मिली नहीं, तो वो उसकी प्रवृत्ति कैसी हुई फिर? विसंवादी प्रवृत्ति। लगा कि नहीं? तदर्थिन तद प्रवृत्ति फलिका प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति सादीय से, वो है आरंभ पहली, जिसमें ऐसे जो भी और हेतु होंगे, तद विसंवादी प्रवृत्ति आदि, और तदेव लिंग, वो विसंवादी प्रवृत्ति आदि कही है लिंग, यस्य अनुमित्यादि, जिस अनुमित्यादि में, उसको कहेंगे विसंवादी प्रवृत्ति आदि लिंगक अनुमित्यादि, है कि नहीं? और ऐसे अनुमित्यादि का विषय जो है वो है अप्रामाण्य। लग गया? चलिए मूल में आइए, किंतु विसंवादी प्रवृत्त्यादि लिंगक अनुमित्यादि, उदाहरण बताओ अनुमान का, तो अनुमान का आकार लिख लीजिए, इदम ज्ञानम, इदम ज्ञानम अप्रमा, अप्रमा विसंवादी प्रवृत्ति जनकत्वात्, विसंवादी प्रवृत्ति जनकत्वात्,
हो गया जी। लिख लो। तो अनुमान दिया है, पक्ष है इदम ज्ञानम, यह ज्ञान कैसा है भाई? अप्रमात्व साध्य है। हेतु विसंवादी प्रवृत्ति जनकत्व, विसंवादी प्रवृत्ति का ये जनक ज्ञान है। जैसे इदम रजतम, यह ज्ञान अप्रमा है, क्यों? विसंवादी प्रवृत्ति का जनक है। रजत समझकर हम प्रवृत्त हुए हैं, रजत मिला नहीं, तो विसंवादी प्रवृत्ति उत्पन्न की इस ज्ञान ने, इदम रजतम इस ज्ञान ने, अतः यह ज्ञान कैसा है? अप्रमा है। तो उस अप्रमा ज्ञान में अप्रामाण्य का ग्रह होने के लिए कौन जरूरत पड़ी? किसकी? अनुमान की। अतः अप्रामाण्य का ग्रह कैसा हुआ? परतः, वही दिया है। मूल में आइए, किंतु विसंवादी प्रवृत्त्यादि लिंगक अनुमित्यादि विषय इति परत एव अप्रामाण्यम। ऐसे अनुमित्यादि का विषय अप्रामाण्य होने के कारण अप्रामाण्य परत हुआ। परत एव अप्रामाण्यम उत्पद्यते ज्ञायते च। अप्रामाण्य की उत्पत्ति भी परत और अप्रामाण्य का ज्ञान भी परत, और प्रामाण्य की उत्पत्ति भी स्वतः और प्रामाण्य का ज्ञान भी स्वतः। ये सिद्धांत हुआ। लग गया जी? इति अनुपलब्धि परिच्छेद। इस प्रकार इसके साथ साथ यह 6 नंबर का अनुपलब्धि परिच्छेद अर्थात अनुपलब्धि नाम का प्रकरण या पूरा होता है। आगे आता है विषय परिच्छेद, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।